मेनोपॉज उम्र का ऐसा पड़ाव जब लड़कियों को पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। लेकिन ये कोई गुड न्यूज नहीं है। इस टाइम भी औरतों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे ब्रेन फॉग, पेनफुल सेक्स, वजाइनल ड्राइनेस। कई बार इस कंडीशन में कैंसर का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे मेनोपॉज का पूरा सच, इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसके लक्षण, क्यों किसी को ये टाइम से पहले हो जाता है, क्यों किसी को मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो जाती है। कुछ कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, वेसोमोटर सिम्टम जैसे कि हॉट फ्लैशेस होना, नाइट स्वेट्स होना, बहुत ज्यादा पसीना छूटना, ये सबसे कॉमन सिम्टम और स्टार्टिंग सिम्टम होता है मेनोपॉज का। आफ्टर दैट जेनिटो यूरिनरी सिम्टम, ड्राइनेस इन दी वजाइना, यूरिन की कंप्लेंट्स होना, यूटीआई बार बार होना, स्लीप डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सारे सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के। ये शुरुआत हो जाती है इनकी जैसे ही मेनोपॉज आने लगता है, जिसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड, एंड इवेंचुअली दे कैन लास्ट अप टू 10 years। मेनोपॉज टिपिकली 45 से 55 की फीमेल्स को होता है। ये ऐसा टाइम जोन होता है जब ओवरीज एग्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती है और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स खत्म हो जाता है। पीरियड्स पूरी तरह बंद होने से पहले ज्यादातर फीमेल्स कई सालों तक मेनोपॉज सिम्टम्स एक्सपीरियंस करती है। ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी का ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेवल कम हो जाता है और इससे अचानक बुखार वाली गर्मी महसूस होने लगती है। इसे बहुत लोग हॉट फ्लैशेस भी कह सकते हैं। इसके अलावा रात में पसीने आना, सिर दर्द, मूड चेंजेस, स्लीप प्रॉब्लम्स और वजाइनल ड्राइनेस जैसी दिक्कतें फीमेल्स फेस करती हैं। लड़कियों के साथ बड़ी दिक्कत होती है। पीरियड्स हो तो भी दिक्कत, ना हो तो भी दिक्कत। अच्छा, बहुत सारी यंग लड़कियां सोचती है कि जल्दी से मेनोपॉज वाला टाइम ही आ जाए, कम से कम हर महीने पीरियड्स पेन से तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मेनोपॉज के दौरान महीनों या सालों तक फीमेल्स परेशान रह सकती है। सारी बीमारी एक तरफ, अगर आप चीजें भूलने लगे, कंसंट्रेट करने में दिक्कत आए, तो हो सकता है ये मेनोपॉज का असर है। खैर, आपको लग रहा होगा क्या बकवास है, मेनोपॉज का दिमाग से क्या कनेक्शन है। चलिए सबसे पहले यही जानते हैं। मेनोपॉज में एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ब्रेन फॉगिंग। ब्रेन फॉगिंग बेसिकली होता है जो हार्मोन्स के लेवल का चेंज होता है, उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता है पहले एंड इवेंचुअली ईस्ट्रोजन कम होता है, इरिटेबिलिटी आती है एंड स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। सो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ ब्रेन फॉगिंग। कॉग्निटिव डिसफंक्शन आने लगता है, आप अपने नॉर्मल मोटर स्किल्स में भी अफेक्ट आता है एंड दैट इज द रीजन मेनोपॉज में फीमेल्स को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दे शुड take care of their mental health and overall health also by taking some supplements and doing some exercises, meditation, yoga, etc. ईस्ट्रोजन हार्मोन ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करता है, जो हमारी मेमोरी है एंड वो जो है वो ईस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट होती है। सो दैट इज द रीजन कि जब मेनोपॉज आता है फीमेल्स को और बहुत सालों तक वो मेनोपॉज के बाद दे आर एट रिस्क ऑफ हैविंग अल्जाइमर्स डिजीज। ये जो एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन होता है, ये सिर्फ सेक्सुअल फंक्शन के लिए नहीं बल्कि कॉग्निटिव हेल्थ मतलब सोचने, सीखने और याद करने की एबिलिटी को मेंटेन रखने में भी क्रूशियल रोल निभाता है। हमारे दिमाग में एस्ट्रोजन हार्मोन मेन रोल में होता है। दिमाग में मौजूद एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एस्ट्रोजन के कम होने पर काम करना बंद करने लगते हैं और इसकी वजह से दिमाग में प्रॉब्लम्स होने लगती है, जो याददाश्त की कमी जैसी दिक्कतों को बढ़ाता है। हालांकि ये एक परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है और कुछ टाइम बाद ठीक भी हो जाता है, लेकिन ब्रेन फॉग को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह दिक्कत कुछ लोगों में सीरियस कंडीशन भी पैदा कर सकता है। हार्मोन थेरेपी, मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी बोला जाता है इस चीज को, जो मेनोपॉज के पेशेंट्स में दी जाती है, दैट इज कॉल्ड MHT। हर पेशेंट, नॉट एवरी पेशेंट इज द कैंडिडेट, आइडियल कैंडिडेट फॉर MHT। MHT सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में दी जाती है जिन्हें रिसेंट मेनोपॉज हुआ है और उनको बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर मेनोपॉज को हुए 5 साल हो चुके हैं तो हम हार्मोनल थेरेपी नहीं देते हैं, क्योंकि हार्मोनल थेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो प्रॉपरली पेशेंट को पहले स्क्रीन किया जाता है, उसके काफी सारे टेस्ट होते हैं, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, रिस्क फैक्टर्स देखे जाते हैं एंड देन प्लान किया जाता है इस पेशेंट को मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी देनी है कि नहीं। अब मेनोपॉज तो जान लिया, ये कुदरत का बनाया हुआ वो प्रोसेस है
जिससे हर फीमेल को गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके लक्षण अगर झेलने वाले ना हो तो क्या कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखने पर आपको मेनोपॉज में होने वाली तकलीफों से छुटकारा मिल सके? इनके ट्रीटमेंट के लिए विटामिन डी कंटेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, विटामिन सी, आइसोफ्लेवोन, सोया प्रोडक्ट्स, ये सब लेने चाहिए। ये प्रिवेंट करते हैं एंड हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। डाइट इन मेनोपॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो प्लेट होती है वो कलरफुल प्लेट होनी चाहिए, 9 कलर्स के साथ प्लेट होनी चाहिए। यू शुड ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड लॉट ऑफ सोया प्रोडक्ट्स शुड बी देयर इन योर डाइट। कई ऐसी बीमारियां हैं जो मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। यह हड्डियों से जुड़ी बीमारी है। लड़कियों की हड्डियां लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ी कॉम्पैक्ट और कम मोटी होती है, और साथ ही लड़कियों में बनने वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन जो हड्डियों के लिए जरूरी होता है, इसकी प्रोडक्शन बंद होने से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। और अब ये तो जान लिया कि ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन तभी बंद होता है जब आप मेनोपॉज के स्टेज में पहुंचते हैं, तो साफ है मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या करें? क्या मेनोपॉज में कैंसर का भी खतरा होता है? अगर हाँ, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ईस्ट्रोजन बोन की हेल्थ को मेंटेन करता है, तो जब मेनोपॉज आता है ईस्ट्रोजन कम होता है और धीरे धीरे हड्डियां गलने लगती हैं। आपने सुना होगा कि ओल्ड एज फीमेल्स को बाथरूम गए, फ्रैक्चर हो गया, सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। एंड ये जो चीजें हैं इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए। कैल्शियम, विटामिन डी और सारे सप्लीमेंट्स टाइमली लिए जाएं, और हर साल इन पेशेंट्स को ये देने होते हैं। प्लस एक डेक्सा स्कैन करना चाहिए टू चेक देयर बोन हेल्थ। मेनोपॉज के बाद बहुत सारी चीजें हैं जिनका रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट के डिफेक्ट्स, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स, हाइपरटेंशन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रस से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। लेटर ऑन एज में ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है फीमेल्स के अंदर, एल्जाइमर्स डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स बंद होने के बाद भी कई फीमेल्स को सडनली बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये कैंसर की वजहों में से एक हो सकता है। अगर मेनोपॉज हो चुका है, मतलब 1 साल तक आपको पीरियड्स नहीं आए और उसके बाद आपको हल्की सी स्पॉटिंग भी हो रही है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। इवन दैट स्पॉटिंग इज अ वरीसम साइन। अगर हल्की स्पॉटिंग भी है, इट इज नॉट नॉर्मल, प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये एक अर्ली सिम्टम हो सकता है कैंसर का। यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है 60 साल की उम्र के बाद। एंड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में अगर ब्लीडिंग होती है, इट हैज टू बी इवैल्यूएटेड। ये एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है और इसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ये स्प्रेड हो सकता है एंड स्टेज बढ़ सकती है इसकी। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।